नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की इस खास क्लास में। आप सभी को बताएं तो बहुत सारे बच्चों के काफ़ी अधिक कमेंट के बाद फाइनली यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने अध्याय 4 तक का वीडियो अपलोड कर रखा है। तो हमें नहीं पता था कि अध्याय 5 के लिए भी इतना सारा कमेंट आएगा। बहुत सारे बच्चों का काफ़ी कमेंट था कि सर अध्याय 5 का भी आप प्रश्नोत्तर करा दीजिए, जैसे आपने चैप्टर 4 तक करा रखा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड क्लास 9th इतिहास के अध्याय 5 जिसका नाम है नाजीवाद पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। ठीक है ना। नाजीवाद पाठ के संपूर्ण प्रश्नोत्तर, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, चाहे वो कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, सबका आंसर आज की इस वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का, और काफ़ी आसान भाषा में आपको हम बताएंगे ताकि आपको प्रॉपर ढंग से समझ में हर एक चीज़ आ जाए। आइए, ऊपर नॉर्मल सा लिखा गया है क्लास 9th इतिहास नाजीवाद। तो यहाँ नाजीवाद क्या है? सिंपल से लैंग्वेज में आपको नाजीवाद याद रखना कि नाजीवाद एक जातीय विचारधारा है। नाजीवाद क्या है? एक जातीय विचारधारा है जिसमें एक जाति को विशेष महत्व दिया गया है और दूसरे जाति को उसके अधीन क्या माना गया? तुच्छ, यानी उसके अधीन एक तरह से कहें तो नीचा दिखाया गया। ठीक है ना। नाजीवाद में क्या होता है कि एक जाति को काफ़ी अधिकार होता है, एक जाति का अधिकार बहुत अधिक होता है और दूसरे जाति को काफ़ी नीच दिखाया जाता है। ठीक है ना। अब इसका सबसे अधिक फैलाव हिटलर ने किया था। नाजीवाद का सबसे अधिक फैलाव किसने किया था? हिटलर ने। आपको याद रखना, नाजीवाद को सबसे अधिक फैलाया कौन था? हिटलर ने फैलाया था। ठीक है ना। एक तरह की जातीय विचारधारा है। असंपूर्ण प्रश्नोत्तर आसान भाषा में अध्याय 5 रहने वाला है। दिक्कत होगा तो दिक्कत के लिए तो हम बैठे हैं आपके लिए, कहीं से भी दिक्कत हो नहीं सकता, क्योंकि एक एक प्रश्न को इतने अंदाज में बताएंगे कि आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। आइए चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक नंबर का है। 1 अंक के आपके एग्जाम में कितने अंक का आएगा? 1 अंक का बात है, एग्जाम 1 अंक का आता है। देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर जो था उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको एक लाइन में याद करना है, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। याद रहेगा। आगे, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो नाजी पार्टी था, नाजीवाद में नाजी पार्टी था, उसका प्रतीक चिन्ह आखिर क्या था? उसका जो प्रतीक जो चिन्ह था वह स्ववास्तविक था। स्ववास्तविक, ठीक है ना। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्ववास्तविक था। ठीक है। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्ववास्तविक। आगे, मीन कैंप किसकी रचना है? जो मीन कैंप है वो किसकी रचना है? तो यह रचना है आपके हिटलर साहब की। हिटलर है क्या कहीं? बिल्कुल, ऑप्शन बी आपको मिलेंगे, हिटलर जी। ऑप्शन बी की रचना हिटलर की है। मीन कैंप किसकी रचना है? हिटलर की रचना है। आगे 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन था? तो जर्मनी का जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है वह रूर है। रूर है, ऑप्शन आपका ख हो जाएगा। रूर राइट आंसर हो जाएगा, रूर। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? तो जर्मनी का जो मुद्रा है उसका नाम है मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? मार्क। उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन तो आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। इसको बढ़िया से बुक में टिक कर लीजिएगा ताकि बाद में भी दिक्कत ना हो। तो जर्मनी का मुद्रा का नाम क्या था? मार्क है। कोई दिक्कत होगा तो भूल दीजिएगा। आगे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपका फिल इन द सही और गलत शुरू है। यहाँ पर आपको सही और गलत करना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, सही कथनों का चुनाव करें। जो सही है उसको सही लिख दीजिएगा, जो गलत है उसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए करें, हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। सही बात है, लोकतंत्र का समर्थक नहीं है, सही है। अगर था तो गलत हो जाएगा। नहीं था, हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, ये सही है। नहीं था, सच में नहीं था। ठीक है। नाजीवाद कार्यक्रम यहूदी समर्थक था या गलत है? नाजीवाद जो कार्यक्रम है यहूदी समर्थक था। आपको बोलना नहीं सर ये गलत है। आगे, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। सही। नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था, यह गलत, सही है। था, उसमें निरंकुश का मतलब एक तरह से कहें तो निरंकुश शासन का मतलब क्या होता है कि जनता खुश नहीं रहती, एक तरह से जनता उदास रहती है, जनता के मुताबिक कार्य नहीं होता है। ठीक है। आगे 4 नंबर, वर्साय संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीच निहित थे, यह सही है।
वर्साई की संधि में हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे, सही है, ठीक है ना, सही है आपका। 5 नंबर, नाजीवाद में सैनिक शक्तियाँ और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है, सही है। नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा जो जितना हिंसा करेगा उसको एकदम गौरव महसूस हुआ, गौरव एकदम हम अच्छा काम कर दिए, किसी को मार उड़ देगा अच्छा काम है, दूसरी जाति को मार दिया अच्छा काम है, सैनिक शक्ति को इसमें बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है, सही है। इसमें हिंसा नाजीवाद का मतलब एक तरह से कहते तो इसमें हज़ारों लोगों का जान चला गया, नाजीवाद के चलते हज़ारों लोग इसमें मारे गए, लाखों लोग मारे गए नाजीवाद में, ठीक है ना। जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो बीच बीच में कुछ ऐसा मिलेगा कि सुन के दिल खौल जाएगा आपका, मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि नाजीवाद हिटलर क्यों फैलाया था। तो इसमें एक तरह का कहें तो जो भी हिंसा वाला काम करता है उसको गौरवान्वित किया जाता है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको रिक्त स्थान, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक है ना, भरने वाला एक तरह से कहें तो आपका भरने वाला है। और जहाँ जहाँ यहाँ बोल्ड दिख रहा है, बोल्ड का मतलब मोटा काला अक्षर, वहाँ पर आपका भरने वाला था, वहाँ पर क्या था आपका भरने वाला, दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमने इसको मोटा किया, हाईलाइट दिख रहा है, जो हाईलाइट वहाँ भरने वाला था। देखिए हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद 1933 में संभाला था। हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद 1933 में संभाला था। जर्मनी ने राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद 1933 में किया था। 1933 में किया था। उन दोनों में 1933 सेम डिजिट को भरना है, सेम संख्या को भरना है। आगे नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर था। कौन था जी? हिटलर। हिटलर ने ही नाजीवाद का फैलाव किया। सबसे अधिक योगदान किसका था? हिटलर का था। यही इसका प्रवर्तक था। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था बोलिएगा सर? नाजीवाद का प्रवर्तक हिटलर ही था। आगे जर्मनी के निम्न सदन को राइख स्टॉक कहा जाता है। जर्मनी के निम्न सदन को क्या कहते हैं? राइख स्टॉक कहते हैं। राइख स्टॉक कहते हैं, ठीक है ना। इतने में कहीं से दिक्कत हो तो बोल सकते हैं आप। इतने में से दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं कि सर हमको यहाँ से दिक्कत है, दिक्कत के लिए हम बैठे हैं। किसी भी प्रश्न में डाउट लगे कि सर आपने यहाँ कुछ गलती से गलती कर दिया है तो आप उसको बताइए कमेंट बॉक्स में। लाजाना शर्माना नहीं है। डाउट लगे तो तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका सटीक तरीके से जवाब देंगे, ठीक है ना। हमारा फ़र्ज बनता है जवाब देना आपको। चलिए अब जैसे ही इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, लिखा गया है 20 शब्दों में उत्तर दें। आपको कहा जाए कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, हेडिंग दिया गया है, उसमें 20 शब्दों में लिखना। एक तरह से कहें तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है यह सर। एक तरह से सभी के सभी कैसे प्रश्न है आप बोलिएगा सर? ये सभी के सभी हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, क्योंकि 20 शब्द की बात हो रही है और 20 शब्द का मतलब क्या होता है? अति लघु उत्तरीय ही होता है। देखिए पहला आपका टॉपिक है तानाशाह। पहला किसके बारे में पूछा गया? तानाशाह के बारे में। दूसरा वर्साई की संधि। तीसरा तुष्टीकरण की नीति। आगे वाइमर गणराज्य, इसके बारे में आपको बताना है। आगे है आपका साम्यवाद के बारे में आपको बताना है। तृतीय राइख के बारे में आपको बताना है। इन सब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है 20 लाइन। और कुछ है क्या? 6 तो ये रहा, 6 ही है, टोटल 6 है। 6 के बारे में आइए देख लेते हैं कि को पहला है तानाशाह। तानाशाह का मतलब समझते हैं ना, किसी पर एकदम दबाव डाल के काम करना, मतलब जिसके मतलब सामने वाला खुश ना रहे वही तानाशाह होता है। सामने वाला आपसे खुश ना हो, तानाशाह, ठीक है। आगे किसी से जबरी काम कराना कराए। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए इसको ओके करते हैं। देखिए कौन सा रंग लिया है जी? यहाँ पर लेते हैं ब्लू ही लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कह रहा है कि जो शासक बिना किसी नियम या जनमत की अपने मन से राज करता है उसे तानाशाह कहते हैं। जो शासक बिना किसी जनता के मन से अपना राज करता है, अपने मन से राज करता है, वही तानाशाह होता है। कह रहे कि जो शासक बिना किसी नियमों कौन नहीं लगाता है? तानाशाह का मतलब कोनो नियम नहीं रहेगा। या जनमत का मतलब जनता का मत, जनता से बातचीत, बिना किसी नियम, बिना किसी जनता के मतलब बातचीत किए अपने मन से राज करता है, उसे तानाशाह कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? तानाशाह कहते हैं। समझ में आ रहा है? और यह जनता के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है। जनता के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, कोनो नियम नहीं रहता इसमें। तानाशाह का मतलब कोनो नो नियम, दिक्कत होता है इसमें। आगे वर्साई की संधि करेगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई कठोर शांति संधि थी। ये कठोर शांति प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था?
प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, इसके पहले अध्याय में हमने बता रखा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कितने सालों तक चला था? आपको बोलना है सर 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, अब कह रहे कि जो वर्साई की संधि हुई थी कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच हुई कठोर शांति संधि थी। कठोर शांति क्या थी? संधि थी। आ रहा है समझ में? आगे तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति क्या है आपको बताना। देखिए, करे कि ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हिटलर की मांगें मानना ताकि युद्ध से बचा जा सके, यही तुष्टीकरण नीति थी। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हिटलर की मांगें मानना, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हिटलर की मांगें मानना ताकि युद्ध से बचा जा सके, यही तुष्टीकरण की नीति थी। यही क्या थी? तुष्टीकरण की नीति थी। इसमें हिटलर की मांग को मानना जाता था। किसके द्वारा? ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा। यही क्या थी? तुष्टीकरण की नीति। आगे वाइमर गणराज्य। आखिर वाइमर गणराज्य क्या है, इसके बारे में देखिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में बना लोकतांत्रिक शासन, जिसे 1919 में स्थापित किया गया, यह एक प्रकार का लोकतांत्रिक शासन है। वाइमर गणराज्य क्या है? लोकतांत्रिक शासन। यह काफ़ी अच्छा है, लोगों के मुताबिक चलेगा, लोकतांत्रिक है। तो यह जर्मनी में बना एक तरह का है लोकतांत्रिक शासन है, जिसे 1919 में क्या किया गया था? स्थापना इसका किया गया था। किसका? वाइमर गणराज्य का। आगे साम्यवाद। सर साम्यवाद क्या होता है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। एक आपका चैप्टर शायद 10 में है, समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना? करें। एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी संपत्ति नहीं होती है और सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। करें कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी संपत्ति नहीं होती है और सब कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। सब कुछ किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। आ रहा है समझ में? आगे तृतीय राइख। करें हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का वह काल जिसमें नाजी पार्टी ने तानाशाही शासन स्थापित किया, वह क्या है? हमारा तृतीय राइख है। हिटलर ने यहाँ पर है ना स्पष्ट कि नाजी पार्टी का वहाँ कौन था? नाजी पार्टी का क्या रहा है जी? नाजी पार्टी का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर था। हिटलर ने तानाशाही स्थापित कर दिया, तानाशाही स्थापित कर दिया। किसके द्वारा? तो आपको बोलना है सर कि नाजी पार्टी के द्वारा। समझ में आ रहा ना? जो नाजीवाद है, नाजीवाद के अंतर्गत ही नाजी पार्टी आएगा। ठीक है, और इसका क्या स्पष्ट करें तो एक तरह से तानाशाही शासन इसका उद्देश्य था। तो हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का वह काल जिसमें नाजी पार्टी ने तानाशाही शासन स्थापित किया, वो हमारा तृतीय राइख है। वही क्या है? तृतीय राइख। आ रहा है? दिक्कत है, इसको बढ़िया से नोट करिएगा और एक दो बार रिवीजन करिए, पक्का आएगा। क्या याद करना इसमें, हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सही और मिलान करें। सही मिलान करें, आपको यहाँ से थोड़ा बहुत मैच करना है। ठीक है ना? तो देखिए हमने डायरेक्ट इसको मैच करके आपके लिए रखा है ताकि आपको दिक्कत ना है, ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना है। ठीक है ना? आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहें टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम सेम जो चैनल का नाम है, चैनल का नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा। थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, थोड़ा जूम करके। चैनल का नाम आप स्क्रीनशॉट एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके। आपको चैनल का नाम स्पष्ट दिख रहा हो, क्या नाम है? एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके। आप इस चैनल पर जाइए और टेलीग्राम पर सर्च करिए, सेम चैनल का आपको ग्रुप मिलेगा, उसमें आप ज्वाइन कर जाइएगा। आपको तमाम PDF वहाँ से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं हो। चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर हाय हेलो भेज के कुछ बोल दीजिएगा, सर मुझे मेरा नाम फलाना चिलाना है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सर हमको ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से ज्वाइन करा दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका कर दीजिएगा, ज्वाइन करा दिया जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। 1 मिनट रुक जाइए, कहाँ तक थे हम लोग? ये वाला तो सब हो गया था। चलिए यहाँ से आपको मूवी कर देते हैं, आ जाए। चलिए यहाँ हमने डायरेक्ट आपके लिए मिला के रखा, आप डायरेक्ट इसको मिला लीजिएगा। करें गेस्टापो क्या था? गुप्तचर पुलिस था। गेस्टापो क्या था? एक तरह का गुप्तचर पुलिस था। वाइमर क्या था? वाइमर जर्मनी का शहर है। वाइमर क्या है? जर्मनी का शहर है। सिनेगॉग क्या है? यहूदियों का प्रार्थना गृह है, जहाँ यहूदी आगे क्या करते थे? अपना प्रार्थना प्रेयर करते थे। ब्राउन शटर्स क्या है? निजी सेना है। ब्राउन शटर्स क्या है? एक प्रकार की निजी सेना है। और
हिंडेनबर्ग क्या है? हिंडेनबर्ग है जर्मनी राष्ट्रपति। हिंडेनबर्ग क्या है? जर्मनी का राष्ट्रपति है हिंडेनबर्ग। आ रहा है समझ में? हिंडेनबर्ग क्या है? जर्मनी का राष्ट्रपति है, जर्मनी का राष्ट्रपति। दिक्कत हो तो बोलिए, कहीं से दिक्कत आता आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये रहा आपका मैच करने वाला, ठीक है, कोई खास मैच नहीं है। पहला का ग, दूसरा का क, तीसरा का ख, चौथा का घ, पाँचवा का अंग। पाँचों का पाँचवें में मिलेगा, ठीक है ना। चौथा का चौथे में, बाकी तीनों का जरूर करना है। चलिए आगे जैसे बढ़ेंगे इस चैप्टर में और तो आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न की यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, जो आपके एग्जाम में सीधे 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा जी? 2 अंक के ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न को बढ़िया से करिएगा ताकि दिक्कत ना आए। आ रहा है समझ में? पहला प्रश्न है, वर्साई संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? जो वर्साई की संधि ने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? देखिए करेगी, वर्साई संधि ने जर्मनी को कमजोर और अपमानित कर दिया था। जो वर्साई की संधि है वह जर्मनी को क्या कर दिया था? कमजोर कर दिया था और अपमानित कर दिया था। उस पर भारी जुर्माना और सेना पर पाबंदी लगाई गई। इससे जनता में असंतोष फैल गया और हिटलर ने इसी गुस्से का लाभ उठाकर समर्थन हासिल किया। अब हिटलर ने क्या किया? लोगों को उकसा दिया, जर्मनी के लोगों को उकसा दिया और यहाँ से वर्साई की संधि हो गई, जिसके बाद पुनः द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और काफ़ी लाखों लोग फिर मारे गए। तो हिटलर ने यहाँ से क्या किया? हिटलर ने इसका लाभ उठाकर समर्थन हासिल कर लिया। आ रहा है समझ में? तो आपको क्या बोलना है कि वर्साई की संधि के बाद जर्मनी पर काफ़ी अधिक कठोर नियम, कर्ज इत्यादि लगा दिया गया, जिससे वहाँ के लोगों के अंदर क्या हो गया? एक तरह से कहें तो दूसरे मतलब दूसरे देश के प्रति एक तरह से असंतोष फैल गया। असंतोष, वे लोग पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। हिटलर ने उनको उकसा दिया। आ रहा है समझ में वाला क्वेश्चन? बढ़िया जैसे हमने लिखा वैसे लिख लीजिएगा, 1 नंबर नहीं कट सकता आपका। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर एक प्रश्न मिलेगा। करेंगे, वाइमर गणतंत्र नाजीवाद के उदय से सहायक कैसे बना? जो वाइमर जो गणतंत्र है वह नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे? देखिए, वाइमर गणराज्य कमजोर था। जो वाइमर गणराज्य था वो क्या था? कमजोर था। वाइमर गणराज्य क्या है? अभी हमने आपको बताया वाइमर गणराज्य के बारे में। देखिए, वाइमर जर्मनी के शहर है। वाइमर गणराज्य, इसके पहले भी क्वेश्चन में आया था अभी। देखिए वाइमर गणराज्य एक तरह का शासन है, जर्मनी में बना लोकतांत्रिक शासन है, ठीक है ना। जर्मनी में बना एक प्रकार का लोकतांत्रिक शासन है। अभी हमने इसके बारे में बताया आपको, ठीक है। चलिए हम लोग कहाँ तक थे? यहाँ थे। और करें कि वाइमर गणराज्य कमजोर था और आर्थिक संकट में जूझ रहा था। लोग इससे असंतुष्ट थे। हिटलर ने वाइमर शासन की विफलताओं को दिखाकर खुद को एक मजबूत नेता के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ इसका फ़ायदा उठाकर जो हिटलर था एक नेता बन गया। क्या बन गया? एक मजबूत नेता बन गया, अच्छा खासा नेता बन गया, ठीक है ना। लोगों के सामने जितने भी विफलता था सबको दिखा दिया और लोगों के नज़र में हीरो बन गया, एक तरह से हीरो बन गया, नेता बन गया। अरे समझ में? आपको वाइमर गणराज्य नाजीवाद के उदय में सहायक बना कैसे? तो आपको बोलना है कि जो हिटलर था वह वाइमर गणतंत्र में जाके वहाँ के लोगों को क्या किया? वहाँ जितना भी एक तरह से कमजोरी था, संकट था, कमजोर भी था पहले से, उसने क्या किया? लोगों को मतलब एक तरह से कहें तो उजागर कर दिया। लोगों को एकदम खोल के बताया कि हम लोग एक तरह से कमज़ोर हैं, संकट है, असंतुष्ट हम लोग रह रहे हैं। तो ये सब बता के लोगों को उकसा दिया और यहाँ से वह क्या हो गया? एक तरह का नेता बन गया। आ रहा है समझ में? आगे 3 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। नाजीवाद कार्यक्रम ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? नाजीवाद कार्यक्रम में द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो रही है कि पृष्ठभूमि तैयार की कैसे? पृष्ठभूमि का मतलब एक तरह से कहते जड़। देखिए, नाजीवाद विचारधारा विचारवादी थी। क्या आ रहा है ये? बिना दो उंगली चल जा रहा है। अच्छा ये बात है। थोड़ा सा भी मान लीजिए एक उंगली से हम इधर लिख रहे हैं, कुछ भी इधर टच हुआ तो वो भी चलने लगेगा। ऐसा बात होता है इसमें। आप चाहें तो 10 उंगली से भी लिख सकते हैं एक बार में। देखिए ये वाला 4 इधर 4 इधर, आप ऐसे 4 से लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप एक बार में। तो इसका कुछ सेटिंग करना पड़ेगा ताकि एक ही उंगली काम करे। इस पर मान लीजिए ऐसे लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे का सट गया तो थोड़ा सा काम इधर चलिए होता है ऐसे। इसको हम लोग एक बार में क्लीन कर देते हैं। आजा हट जा चलिए गया। अब कह रहे हैं कि नाजी विचारधारा विस्तारवादी थी। हिटलर ने संधियों को तोड़ा, सेना बढ़ाई
और दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया। इससे तनाव बढ़ा, युद्ध छिड़ गई। इससे तनाव बढ़ा और युद्ध क्या हुए, छिड़ गए। आ रहा है समझ में? बढ़िया से नोट आउट करना है, जितना हम बता रहे हैं इतना लिख देते हैं तो एग्जाम में आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। आ रहा है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता आपको। इतने शानदार तरीके से हम आंसर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी अधिक इसमें समय लगा है। तो अभी तक जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि दोस्त भी आपके समझे हाँ इस चैनल पर हम लोग क्लास का वीडियो है, हमारे काम का है, तो आपके दोस्त भी आए, वो भी अच्छे खासा पढ़ाई करें। आ रहा है समझ में? चलिए, क्या साम्यवाद के भय ने जर्मन पूंजीपतियों को हिटलर का समर्थक बनाया? देखिए इसका आंसर आपको बोलना है। हाँ, पूंजीपतियों का डर था कि साम्यवाद से उनकी संपत्ति छीन जाएगी। हिटलर ने साम्यवाद का विरोध किया, इसलिए पूंजीपतियों ने उसे आर्थिक समर्थन दिया। इसलिए पूंजीपतियों ने हिटलर का भी समर्थन दिया, ठीक है ना, आर्थिक समर्थन दिया। आर्थिक का मतलब पैसे से समर्थन किया उसका, ठीक है ना। तो हाँ, आपको क्या बोलना है? हाँ, ठीक है ना। हाँ, पूंजीपतियों को डर था कि साम्यवाद से उनकी संपत्ति छीन जाएगी, जिस कारण उन्होंने हिटलर ने साम्यवाद का विरोध किया। तो जितने भी वहाँ के क्या थे, एक तरह से पूंजीपति थे, उन्होंने हिटलर का क्या किया, समर्थन किया। आ रहा है? तो हिटलर का समर्थन किया कि नहीं? हाँ, किया। आगे बढ़ेंगे तो 5 नंबर प्रश्न मिलेगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी क्या है? रोम बर्लिन टोक्यो दूरी क्या है? देखिए आपको बोलना है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, बर्लिन, इटली, रोम और जापान, टोक्यो, सभी इनकी राजधानी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। इटली क्या? रोम। जर्मनी जापान का टोक्यो का सैन्य गठबंधन था। इन्होंने मिलकर युद्धों में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया। धुरी राष्ट्रों क्या कि एक तरह से नेतृत्व देखिए, सब राजधानियाँ, इटली की राजधानी रोम, यहाँ पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की रोम, जर्मनी की बर्लिन और जापान का टोक्यो। एक तरह क्या है, देशों की राजधानी करें। इन देशों की राजधानी ने सभी, यह द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान का सैन्य गठबंधन था। एक तरह का हमारा सैन्य गठबंधन है। इन्होंने मिलकर युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया। धुरी राष्ट्रों का क्या नेतृत्व किया, ठीक है? आ रहा है समझ में? तीनों या क्या देश की राजधानी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है, क्या है? एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है, सेना का गठबंधन। तीनों देश आपस में एक हो गए, तीनों देश क्या हो गए? एक हो गए। आगे अपने अपना सेना को एक कर दिए। यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न की शुरुआत हो रही है, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। 5 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे, 5 नंबर की, ठीक है ना। तो 5 नंबर के लिए थोड़ा कम से कम आपको एक बिता लिखना पड़ेगा। अपने कॉपी में कम से कम एक बिता आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरा 5 नंबर दे दिया जाता है आपको, ठीक है। तब तक हम वीडियो क्वालिटी देख लें, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन ऑफ तो नहीं हुआ है, अक्सर सब कुछ तो फ्रेश दिख रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है। ऑल इज वेल, बढ़िया है सब कुछ, नॉट प्रॉब्लम। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि माइक ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो हम तो मतलब पूरा ध्यान देते हैं कि चार्ज करके ही लगाएं। तो फिलहाल ठीक है। एक दिन क्या हुआ था कि हाफ क्लास में आवाज़ नहीं आया था, 30 मिनट के बाद आवाज़ ही ख़त्म हो गया था, हम ध्यान में नहीं देते। तब से आज तक ध्यान देते हैं, ताकि अब दिक्कत ना हो, तो बीच में 1-2 बार चेक कर लेते हैं। आइए, तो हिटलर के व्यक्तित्व को प्रकाश डालें। जो हिटलर था वो कैसा व्यक्ति था? अभी हिटलर को आपको लास्ट में दिखाते हैं। हिटलर कैसा व्यक्ति था आपको बारे में बताना है, हिटलर, ठीक है ना। तो आइए हिटलर को लास्ट में दिखा देंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं हिटलर कैसा था। कि पहले दिखा रहे हैं, आइए पहले देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में दिखाएंगे आपको हिटलर के बारे में। करें कि हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। हिटलर का पूरा नाम क्या था? तो आपको बोलना है सर, हिटलर का जो पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। वह एक प्रभावशाली, कट्टर राष्ट्रवादी और शक्तिशाली वक्ता था। वह जर्मन जनता को भावनात्मक भाषणों के माध्यम से प्रभावित करता था और उसमें लोगों को एकजुट करने का अद्भुत क्षमता थी। एक तरह कुशल नेता था। नेता का काम क्या होता है? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने भाषण के माध्यम से, ठीक है ना। भाषण बढ़िया दे देगा तो लोग उससे नेता की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इसके अंदर नेता वाला गुण काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी अच्छा नेता गुण था। उसका व्यक्तित्व दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी था। उसने जर्मनी की आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के लिए यहूदियों, साम्यवादी और वर्साई संधि को दोषी ठहरा दिया। इन सबको दोषी ठहरा दिया। वह एक सशक्त और अनुशासित राष्ट्र की कल्पना करता था। वह तानाशाही में विश्वास करता था और लोकतंत्र का विरोधी था।
लोकतंत्र का विरोधी था। यहाँ से इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि हिटलर किसका विरोधी था, तो आपको बोलना है सर हिटलर लोकतंत्र का विरोधी था। वह नाजी पार्टी को मजबूत बनाकर जर्मनी की सत्ता अपने हाथों में ले ली और एक निरंकुश शासक बन गया। एक निरंकुश शासन क्या हो गया, यहाँ से बन गया। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, जितना हम दिए हैं वहाँ से यहाँ तक इसको नोट करिए कॉपी में। तो आपका मतलब लिखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें से। तो आप इसको लिखिए, 1-2 बार पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बार इसको लिखिएगा ज़रूर, लिखिएगा ज़रूर। आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 नंबर एक और प्रश्न मिलेगा। हिटलर की विदेशी नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए एक साधन था, कैसे? हिटलर की विदेशी जो नीति थी, हिटलर की विदेशी नीति जर्मनी का खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था, कैसे? देखिए, तो करें प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। उत्तर यहाँ से हम लिखेंगे उत्तर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि ने जर्मनी की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुँचाया। हिटलर ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा और गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रमण विदेश नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई? विदेश नीति अपनाई। सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्रश्न था कि हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की साधन था, कैसे? ठीक है ना। जो हिटलर का विदेश नीति था वो जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए विदेश नीति एक मतलब साधन था, कैसे? आपको बोलना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि ने जर्मनी को प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस समय जर्मनी का काफ़ी शिकायत हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, हिटलर ने सत्ता में आने के बाद जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा, जो उसका जितना भी शिकायत हुआ था, उसको पुनः सही करने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए आक्रामक विदेश नीति अपनाई। कौन सा नीति अपनाया? विदेश नीति अपनाया। उसने वर्साय संधि के नियमों को तोड़ दिया, जर्मनी की सेना को फिर से मजबूत किया और राष्ट्रीय एवं स्लोवाकिया जैसे देशों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया और स्लोवाकिया मतलब इन देशों पर भी कब्जा कर लिया। उसने लेवेनसराउम यानी जीवन के लिए स्थान की नीति अपनाकर पूर्वी यूरोप की विस्तार करना पूर्वी यूरोप की क्या करना शुरू कर दिया? विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने इटली और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो की धुरी बनाई। इस प्रकार हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना। उसकी जितनी भी खोई हुई प्रतिष्ठा है, उस पर जितना कानून लादा गया है, मतलब काफ़ी कठोर कानून लादा गया था जर्मनी के ऊपर, तो इन सबको क्या करना? दूर करना, पुनः सही करना। आ रहा है समझ में? तो विदेश नीति उसने अपनाया था। क्या किया था? विदेश नीति को अपनाया था। कौन? हिटलर। आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर यहाँ दीर्घोत्तरी का 3 नंबर प्रश्न मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न काफ़ी उपयोगी है। देखिए, कह रहे कि नाजीवाद दर्शन निरंकुशता का समर्थक और लोकतंत्र का विरोधी था, विवेचना करें। यहाँ पर आपको विवेचना करना है, ठीक है ना। विवेचना ये कर देते हैं। करें, नाजीवाद दर्शन का नेतृत्व हिटलर ने किया था। यह विचारधारा पूरी तरह से निरंकुशता का समर्थक थी, जिसमें एक नेता का आदेश ही सर्वोपरि होता था। जिसमें एक नेता का, नाजीवाद का मतलब एगो नेता रहेगा, उसका आदेश ही सर्वोपरि मानना होता है आपको, ठीक है। हिटलर का मानना था कि लोकतंत्र कमजोर और विभाजनकारी होता है, जबकि नाजीवाद अनुशासन और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करता है। नाजी शासन में संसद, न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी। तो हिटलर का क्या मानना था? हिटलर का मानना था कि लोकतंत्र गलत होता है, जो तस्कर है तो राजाशाही शासन, नाजावादी, ये सब सही होता है। हिटलर का मानना था ये गलत है। अरे हिटलर ने एक दलीय शासन लागू किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया था कि हिटलर मतलब कैसा शासन लागू करता था? एक दलीय की द्विदलीय? तो एक दलीय। राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाकर नरसंहार करवाया। नाजीवाद में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं था। यह विचारधारा तानाशाही, सैन्यवाद, नस्लवाद और हिंसा पर आधारित थी। हिंसा पर क्या थी? आधारित थी। इस प्रकार नाजीवादी दर्शन पूरी तरह से लोकतंत्र का विरोधी और निरंकुश सत्ता का समर्थक था। सत्ता का समर्थक था। आ रहा समझ में कि नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक और लोकतंत्र का विरोधी था, विवेचना करें। तो जो नाजीवाद का जो प्रवर्तक था कौन था? हिटलर था। हिटलर के नेतृत्व में हो रहा था। हिटलर के नेतृत्व में नाजीवादी दर्शन मतलब चल रहा था। तो विचारधारा पूरी तरह से निरंकुशता और समर्थक थी, जिसमें एक नेता के आदेश पर मतलब एक ही नेता का राज चलता था, एक ही जाति का राज चलता था। इसमें ऐसा कुछ था।
तो इस चैप्टर में टोटल 3 ही दीर्घोत्तरी के प्रश्न थे। अब आपके क्वेश्चन ही खत्म हो गया। टोटल 3 दीर्घोत्तरी हमने आपको करा दिया। इसके पहले हमने आपको कितना लघु उत्तरी कराया आप वो भी देख लीजिए। टोटल हमने 5 लघु उत्तरी का प्रश्न कराया, 3 दीर्घोत्तरी हमने, टोटल 5 3 8 ये हो गया। और 8 के बाद हमने कितना आपको अति लघु उत्तरी कराया था। अति लघु उत्तरी में भी कितने क्वेश्चन थे टोटल? अति लघु उत्तरी में भी शायद क्वेश्चन ही गायब हो गए क्या जी? चलिए, अति लघु उत्तरी वाले क्वेश्चन कहीं गए? यहाँ होने चाहिए, यहाँ से गायब हो गए हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितने भी प्रश्न हमने कराया आपको, उसमें से कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिले, कोई भी दिक्कत आपको देखने को मिले, तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ दिक्कत है, हमको यहाँ समझ नहीं आया, हमको यहाँ समझ नहीं आया है। तो पुनः हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सही से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो सके। और आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर आपको करना है, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक आपको करना नहीं भूलना, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। पुनः मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।